और इस कार्यक्रम में निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्यक्रम हमेशा की तरह जो मैं आपसे वादा करता हूं कि रोचक होगा और आपको बहुत सारी नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा है। तो आज के हमारे मेहमान हैं, हमारे पहुना हैं, हमारे गेस्ट हैं श्री संदीप मुरारका जी। आप जमशेदपुर झारखंड के निवासी हैं। आपका लेखन अध्ययन जो दोनों हैं वो भारत की जनजातीय समाज को मुख्य रूप से समर्पित है। आपका लेखन, वैसे तो आप झारखंड के रहने वाले हैं, परंतु आपका जो चिंतन मनन है और आपके सृजन का जो कार्य क्षेत्र है वो केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। पूरे देश के ट्राइबल्स का पर आपने अध्ययन किया है, उस पर चिंतन किया है और उस पर आपकी लेखनी बहुत ही प्रामाणिक रूप से चली है। ऐसे विद्वान श्री संदीप मुरारका जी आज हमारे अतिथि हैं। मैं उनके विषय में आपको बताऊं कि 14 से अधिक जो है पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक पुरस्कारों से वो सम्मानित हैं और अभी हाल में जो है पिछले बीते वर्ष में जो उन्होंने जो जमशेदपुर में जो उनका गृह नगर है उसमें उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया था जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में रही। और इसका पूरा श्रेय जो है आदरणीय संदीप मुरारका जी को जाता है कि उनके नेतृत्व में जो है ये अंतरराष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल जो है उनके गृह नगर जमशेदपुर में सफलतापूर्वक जो है आयोजित हुआ। तो मित्रों, चूंकि वो जनजातीय लोगों से जुड़े हैं तो इसलिए जनजातियों के विषय में मैं अपनी टिप्पणी अवश्य करूंगा कि आज जो भारत का जो जनजातीय समाज है वो निश्चित ही संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आप मुझसे सहमत हो या ना हो, परंतु वह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, यही सच्चाई है। भगवान बिरसा मुंडा से आरंभ हुआ संघर्ष अब तक जारी है। कभी नक्सलवाद के नाम पर उनकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उनकी सभ्यता में दखल दिया जाता है। कभी विदेशी ईसाई मिशनरी जो है उनकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। पर और कभी कभी जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसपे आज हमारा देश जो है वो चल रहा है, उसमें विकास के नाम पर ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एक बड़ी, आप भी कभी सोचिएगा मेरे में जो बात कह रहा हूं कि हमने विकास की परिभाषा क्या तय करी है। जो अमेरिका के लोग विकास की परिभाषा मानते हैं, हम सबने मुख्य रूप से अगर यथावत देखें तो हमने सबने विकास का मतलब ही वही स्वीकार कर लिया। तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा तो हम देख ही रहे हैं कि पूंजीवाद के नाम पर वनों को, पहाड़ों को नष्ट किया गया। और जबकि ये वन और ये हमारे पहाड़ जब तक जनजातियों के हाथ में थे ये सुरक्षित थे, हजारों वर्षों से। जो भी हमारा ज्ञात मानव इतिहास है उसमें जब तक हमारे जनजाति बंधु भगिनियों के हाथ में हमारे वन थे, हमारे पर्वत थे, वे सुरक्षित थे। उनमें कभी उनके जबकि उनका पूरा जीवन उस पर चलता था, उनके जीवन की आजीविका भी उस पर चलती थी, उनके जीवन की सारी जरूरतें वन पूरा करते थे, लेकिन उसके बाद भी वन सुरक्षित थे। लेकिन हमने देखा कि जब पिछले 100 वर्षों में लोग और बाहर के जो है ये इन वन क्षेत्रों में घुसे, उसके बाद उन्होंने वन के विकास के नाम पर बहुत बड़ा वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये पूरी उनकी संस्कृति को उन्होंने प्रभावित किया, उसको नष्ट किया। और ये केवल भारत में हुआ ऐसा नहीं है, जहां जहां पर ये जो ये बड़ी शक्तियां हैं, जैसे मैंने नक्सलवाद का नाम लिया या विदेशी ईसाई मिशनरियों का नाम लिया, ये जहां जहां पर भी गए, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, वहां पर उन्होंने वहां की स्थानीय संस्कृति को, वहां के जनजातीय परंपराओं को, उनकी लोक संस्कृति को, उनके नृत्य को, उनके संगीत को, सबको नष्ट किया। उसका सबसे बड़ा जो मैं आपको एक कोट कर रहा हूं, उनका नाम है डेसमंड टूटो। ये अफ्रीका के बहुत बड़े नेता हैं, सामाजिक का कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, आप सुनिएगा कि क्या क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्हेन द मिशनरीज केम टू अफ्रीका, जब मिशनरी अफ्रीका में आए, दे हैड द बाइबल, उनके पास में बाइबल थी, एंड वी हैड द लैंड, हमारे पास में जमीन थी। जमीन अर्थात जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ हमारे पास थी। एंड दे सेड लेट अस प्रे, और उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। वी क्लोज अवर आईज, और हमने अपनी आंखें बंद कर ली। when we opened them, और जब हमने आंखें खोली, we had the Bible, हमारे पास बाइबल थी, और उनके पास हमारा लैंड यानी हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता थी। तो कितना बड़ा व्यंग है इस बात में। इसीलिए मैंने इसे आज कोट किया कि when the missionaries came to the Africa, they had the Bible and we had the land. They said, let us pray. We closed our eyes. When we opened them, we had the Bible and they had the land. तो हम आज, चूंकि ये बातें मैंने, ये सब बातें इसलिए करी मित्रों, क्योंकि आज हमारे साथ जो विद्वान हैं बैठे हुए हैं हमारे साथ में, हमारे संदीप मुरारका जी,
वो उनका मुख्य कार्य क्षेत्र ही जनजाति है। अब केवल वो झारखंड से आते हैं, जनजाति बहुल क्षेत्र से आते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी शामिल है, और विश्व और भारत में जहां कहीं पे भी जनजातियां रहती है, उस सब पर उनका गहन चिंतन है, मनन है, और उनकी लेखनी इस पर बहुत सफलतापूर्वक चली है। तो ऐसे हमारे बहुत ही इस विषय के जानकार विद्वान व्यक्ति जो है आज हमारे मध्य उपस्थित है, और मैं समझता हूं कि हम जो लोग हैं, जैसे मेरा कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन इस विषय पर है, परंतु आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इस विषय पर शायद ज्यादा बहुत अध्ययन ना हो, गहराई से ना जानते हो, और या कुछ केवल पढ़ा, केवल पुस्तकी ज्ञान हो। परंतु जब हम संदीप जैसे लोगों से मिलते हैं, संदीप जी जैसे लोगों से मिलते हैं जिनका जमीनी हकीकत से पाला पड़ता है, जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि हमको बहुत कुछ नया जानने मिलता है जो हम पुस्तकों से शायद नहीं जान पाते। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज अपने कार्यक्रम में मैं जो आपका स्वागत करता हूं, और अब आपका साक्षात्कार आरंभ करता हूं। मैं समझता हूं कि आप साक्षात्कार के लिए तैयार होंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है संदीप जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? जमशेदपुर का मौसम कैसा है? कैसा है जमशेदपुर का मौसम अभी? अभी हम लोग गर्मी और बारिश दोनों का आनंद एक साथ अच्छा, ले रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मैं कुछ नाम पढ़ दूं, अब उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे जो है, सुनील खंडेलवाल जी हैं, अंजू जी हैं, और एक नाम मेरे को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसमें जूम यूजर लिखा हुआ रहा है, सागर जी है, और डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी हैं। ये सब लोग जो है आज आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सबका, आप सभी विद्वतजन हैं, मैं सबको, आप सबको प्रणाम करता हूँ, और अपने इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अब मेरे प्रश्न के लिए मेरे प्रश्न तैयार हैं, और आदरणीय मुरारका जी इसके उत्तर के लिए तैयार है। तो मुरारका जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई, आप श्याम भक्त हैं, मारवाड़ी समाज से आते हैं, तो फिर अचानक आपको ऐसा क्यों ख्याल आया कि जनजाति विषय पर आप लिखें, उसके बारे में सोचें? ऐसा आपके मन में विचार क्यों आया? मेरा पहला प्रश्न आपसे ये। नहीं, मुझे लगता है ये उल्टा है। मैंने अच्छा। मेरी पहली पुस्तकें आई हैं वो ट्राइबल्स पे आई हैं, जी और जी जब ट्राइबल्स का मैंने अध्ययन स्टार्ट किया और ट्राइबल्स पे लिखना स्टार्ट किया, अभी तक आप जितनी बातें ट्राइबल्स के लिए बता रहे थे जी जी कि ट्राइबल्स के साथ अन्याय हुआ है, ट्राइबल्स के साथ अत्याचार हुआ है, ट्राइबल्स को मुख्य धारा में नहीं लाया गया, जी जी यही सब बातें लिखी और पढ़ी जाती रही हैं। जी जी। मैंने इन्हीं विषयों को नहीं लिखा है। अच्छा। मैंने लिखा है कि ट्राइबल सक्सेस है, मैंने लिखा है ट्राइबल सफलता का परचम लहरा रहे हैं, मैंने वाह। लिखा है कि ट्राइबल्स भारत के राजदूत बन गए हैं। करीब करीब आपको 7 या 8 देशों में जो ट्राइबल राजदूत हैं वो ट्राइबल्स हैं। क्या बात आज है। के तारीख में जो कैग है, जो जितने सरकारी संस्थान होते हैं उन सब का जो ऑडिट करता है सीएजी, जी कंट्रोलर ऑफ ऑडिट, वो कैग डॉक्टर गिरीश चंद्र मुर्मू इज अ ट्राइबल, ही इज जी फ्रॉम जी। उड़ीसा। आज देश अच्छा। की महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल है। जी जी आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ट्राइबल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, मैंने आदिवासियों की सफल स्टोरीज लिखी। मैंने जी जी लिखा कि जिनको को पद्म श्री मिली, क्यों मिली, कि यदि इलाज खोजना हो, दवाइयां खोजनी हो, आयुर्वेद खोजना हो, यदि संगीत ढूंढना हो, तो आप ट्राइबल्स को के एरिया में जाओ। भाई साहब, मैं आपको बताता हूं संजय जी, कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। अच्छा। तो ट्राइबल्स के पास वो सब कुछ खजाना है जो किसी के पास नहीं है। अब आते हैं हम लोग खाटू श्याम जी पर। जब मैं ट्राइबल्स का अध्ययन कर रहा था, तो उस अध्ययन के क्रम में मैंने एक और अध्ययन किया कि झारखंड में विभिन्न स्थानों पर कहाँ क्या विरासतें फैली हुई है। तो विरासतों की सूची बनाने के क्रम में एक बड़ी अनोखी बात सामने आई कि राम और कृष्ण और पांडवों से जुड़ी बहुत सारी विरासतें झारखंड में हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि भाई भीम चूल्हा है, भीम खांदा है, पांडेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, तो पांडव पहाड़ है, पंचाड़ू है। तो कैसे है भाई, पांडव यहाँ आई नहीं, राम यहाँ आई नहीं, सिमडेगा में राम तीर्थ है। कहते हैं भगवान परशुराम का जो फरसा है वो गुमला में टांगीनाथ मंदिर में रखा हुआ है। कहते हैं हनुमान जी का जन्म स्थान लोहरदगा के आंजनेय धाम में है।
तो कैसे है? तो मैंने पांडव मात्र यात्रा मार्ग, जो पांडवों ने जो यात्रा की, पांडवों ने 2 बार जी जी यात्रा की, तो उस रूट को डिकोड करना स्टार्ट किया। महाभारत, स्कंद जी जी पुराण और जी भी ग्रंथ हैं, उनमें महाभारत बहुत सारा प्रसंग आता है जिसमें आप उसको डिकोड कर सकते हैं। जैसे चूंकि आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि दंडकारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में था। जी जी ऐसा नहीं है। दंडकारण्य का जो विस्तार था वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा और झारखंड के जंगलों तक था। तत्कालीन समय में, आज से 1 लाख वर्ष पहले, 50,000 वर्ष पहले तमाम एरिया जंगल ही रहा होगा। तो उसी का एक विस्तार था सारंडा जंगल, जो हमारे पश्चिम सिंहभूम में है। जी जी तो तो उसी पांडव यात्रा मार्ग को डिकोड करने के क्रम में हमने पाया कि पांडव झारखंड आए थे, और यही उनकी हिडिंबा जो थी वो जी जी असुर जनजाति की थी। जो असुर कहते हैं, ये असुर राक्षस नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ असुर जी जी जनजाति। जी झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज। वैसी एक जनजाति असुर। जी तो जी वो असुर जनजाति की रही होंगी, ऐसा मानना है। देखिए, ये सारी बातें तो और शोध होगा और चीजें सामने आएंगी तो स्पष्ट होती चली जाएंगी। जी तो संदीप जी मैंने ऐसा था। पहले ट्राइबल पे काम किया, देन श्याम बाबा पे काम किया। जी मैं क्या था, ये प्रश्न आपसे ना पूछने ही वाला था, पर आपने आपने अपने उद्बोधन में मुझे इस प्रश्न को पूछने के पहले ही आपने मुझे ये सारी बातें बता दी, क्योंकि मैं अगला प्रश्न मैंने यही लिख के रखा था कि आपने जब आपने आपसे मेरी चर्चा हुई थी व्यक्तिगत रूप से, तो आपने कहा था कि भाई रामचंद्र जी का जो वनवास का जो वन गमन मार्ग है उसके ऊपर शोध हो चुका है और पूरा प्रमाणिक तरह से हमने निकाल लिया है कि साहब इस रास्ते से गए थे और सरकारें भी इसको स्वीकार कर ली है। और जो है, लेकिन अभी पांडवों पर काम नहीं हुआ, तो ये आप अभी आपसे मैं शायद प्रश्न करता, परंतु सौभाग्य से आपने इसका स्वयं उत्तर पहले ही दे दिया। पर मैं अपने पहले प्रश्न पर फिर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी उसका उत्तर नहीं दिया। उसका उत्तर ये बताइए। था कि वहां से ये पूछता था कि आप जो है आप जो है मारवाड़ी समाज से आते हैं आप, ठीक है, आप मतलब जनजातीय समाज से नहीं आते। तो जनजातीय समाज के में इतना गहन महन चिंतन किया आपने, मैंने आपका पूरा जो है मैंने बहुत कुछ आपके विषय में पढ़ा है, आपका आपको साक्षात्कार में बुलाने के पूर्व, तो मैंने पाया कि आपने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ जो है जनजातीय विषयों पर अध्ययन किया। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि भाई एक अलग मतलब कम्युनिटी से आने के बाद आपके मन में ऐसी बात क्यों आई कि हम मुझे जनजातीय क्षेत्र जनजातियों के विषय पर काम करना चाहिए? मेरा प्रश्न ये था, बताइए। मैं आपको एक बहुत, ये बातें कई बार आती है। जी जी यदि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को यदि पढ़ना हो ना, जी जी तो आप किसी भी इंडियन राइटर को पढ़िएगा तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जी जितना आप यूरोपियन राइटर को पढ़ेंगे तो मजा आएगा। जी यूरोपियन राइटर ने बिना किसी पूर्वाग्रह के न अंग्रेजों के पक्ष में लिखा और न आपको भारतीयों के पक्ष में लिखा। जी बिल्कुल न्यूट्रल होके लिखा। जैसे एक बुक मैं आपको बताता हूं, जी उस इंडिपेंडेंस इन मिडनाइट, जी ठीक है। तो भारतीयों के बारे में यदि पढ़ना हो तो विदेशी राइटर को पढ़िए। जी आदिवासियों के बारे में यदि पढ़ना हो तो गैर आदिवासी का पढ़िए। अच्छा ठीक है, चलिए। तो देखिए, आपने उसका क्यों उत्तर दे दिया। क्यों 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 कह रहा हूं मैं ये बात, क्यों कह रहा हूं? जी अब मैं सीधे सीधे आपके मुद्दे पे आ जाता हूं, मैं सीधा जवाब दे देता हूं। जी जी देखिए, जी झारखंड में पैदा हुआ, झारखंड में पला, झारखंड में जी बड़ा, झारखंड की मिट्टी में बड़ा हुआ। आदिवासियों का ऋण है, यहाँ का पानी पिया, यहाँ का कर्ज चुकाना है, इसलिए मैंने जी, आदिवासियों पे लिखा। क्या बात है। लेकिन लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मेरा जो एक एक नॉट मेरा, एक गैर आदिवासी का आदिवासियों के प्रति जो दृष्टिकोण रहेगा ना, वो समावेशी दृष्टिकोण होगा। वो उसकी पॉजिटिव बातें भी देखेगा, वो उसकी नेगेटिव बातें भी देखेगा। आदिवासी जब स्वयं लिखता है तो जो जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो अपनी पीड़ा, अपनी भावना, अपनी प्रसन्नता को लिखता है। कोई पीड़ा लिखता है, कोई प्रसन्नता को लिखता है। लेकिन जब बाहर का आदमी आपकी स्टोरी को लिखता है, तो वो आपके दोनों पहलुओं को सामने रखता है। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न था, देखिए
मैंने कार्यक्रम आरंभ किया तो मैंने कार्यक्रम के आरंभ से लेकर अभी तक कहीं पर भी आदिवासी शब्द का अनुप्रयोग नहीं किया। आपने आदिवासी शब्द का अनुप्रयोग किया, तो मेरा आपसे प्रश्न था कि अभी जो एक विचारधारा, एक विशेष विचारधारा के हिसाब से अगर हम देखें, तो उनको आदिवासी शब्द पर आपत्ति है। वे चाहते हैं कि हम आदिवासी की जगह जनजातीय शब्द का अनुप्रयोग करें। चूंकि आपका इस विषय पर बहुत गहन चिंतन है, तो इसलिए आपके विचार बहुत ही आवश्यक होंगे इस बात को मेरे लिए जानना और दर्शकों के लिए भी जानना कि क्या आदिवासी शब्द का अनुप्रयोग करना सही है कि जनजातीय शब्द का अनुप्रयोग करना सही है, जैसा कि अभी अपेक्षा की जा रही है, किया जा रहा है कि आप आदिवासी की जगह जनजातीय शब्द का अनुप्रयोग करें। आपका उत्तर बताइए। बिल्कुल नहीं। इस बात को जो भी लोग हैं अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दें। आदिवासी हमेशा चाहता है उसके भीतर दो चीज रहे, आदिवासियत जिंदा रहे और उसे आदिवासी कहा जाए। ये जनजाति वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकारी आधिकारिक भाषा, सरकारी भाषा या आधिकारिक भाषा। जी। लेकिन आदिवासी स्वयं को, आप जितनी भी संस्थाएं हैं आदिवासियों की, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, आप कभी मुझे एक संस्था का नाम बताइए कि झारखंड जनजाति महासभा, नाम क्या है? झारखंड आदिवासी महासभा, जी। आदिवासी महासंघ, आदिवासी सम्मेलन, आदिवासी महासम्मेलन, कहीं भी जनजाति सम्मेलन। आपका फोन दो तो मेरा फोन में जनजातीय सम्मेलन कहाँ इस्तेमाल होता है शब्द? खुद गई है राधिका के साथ। हाँ, राधिका के साथ गई है पापा। जहां सरकारी आयोजन होता है वहां देखिएगा आप जनजातीय वर्ड यूज होता है, इसलिए इस बात को बिल्कुल मन से हटा देना चाहिए। अच्छा, देखिए ठीक है, मैंने आपसे इसीलिए ये प्रश्न रखा क्योंकि ये प्रश्न जो है ना ये अभी जो है ये काफी जो है लोगों के मध्य में चर्चा का विषय है, क्योंकि ये आग्रह किया जा रहा है कि हम आदिवासी शब्द की जगह जनजाति शब्द का अनुप्रयोग करें। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपके विचार क्या है, तो मैंने आपके विचार सुने। आपका कहना है कि आदिवासी शब्द जो है वह उस वर्ग को जिसको प्रतिबिंबित करता है, वो वर्ग के लिए बड़ा ही स्नेह पात्र वर्ग है, शब्द है, वो उनको पसंद है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आपके जो है वो आप एक लेखक हैं, तो मैं अब आपके साहित्य पर ही मैं अब चर्चा आरंभ करूंगा। तो पीपुल्स पद्मा नाम से आपकी अंग्रेजी में कृति आई है, जिसका आपने संपादन किया है, और शायद और हिंदी में शिखर को छूते ट्राइबल्स। तो एक तो मेरे को जो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन था वो दूर करिएगा कि क्या ये दोनों विषय, दोनों पुस्तकें एक ही है कि सिर्फ अनुवाद का अंतर है? एक मेरा प्रश्न पहला। दूसरा ये है कि ये विषय पीपुल्स पद्मा, निश्चित तौर से नाम से समझ में आता है कि जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जो आदिवासी या जनजातीय समाज से आते हैं, ऐसे पूरे देश के लोगों का, उसमें आपने उस पुस्तक में आपने स्थान दिया होगा। तो इस पुस्तक के विषय में और इस पुस्तक की विषय वस्तु के विषय में आप बताइए। मेरे दोनों प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। पहला ये कि क्या दोनों पुस्तक एक ही है, केवल अनुवाद है, या दोनों अलग अलग है? दूसरा कि ये इनका विषय क्या है, और ये अपनी इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, बताइए। दोनों बिल्कुल भिन्न पुस्तकें हैं। शिखर को छूते ट्राइबल्स का अभी तक 4 भाग आ चुका है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। इस पे मैं हर बुक में 30 से 35 स्टोरीज लिखता हूँ, जिन आदिवासियों को पद्मश्री मिला है या जिन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है, या कुछ पुराने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मिक्स लिखता हूँ शिखर को छूते ट्राइबल्स में। हर बुक में 30 से 35 स्टोरीज होती है, शॉर्ट स्टोरीज होती है, 1500 से 2000 वर्ड की स्टोरीज होती है। मेरी शिखर को छूते ट्राइबल्स पार्ट 3 जो है वो नॉर्थ ईस्ट में काफी, मैं इसको लोकप्रिय वर्ड यूज कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ कि तकरीबन 8 से 10 हजार प्रतियां बिकी है, और भाग 4 भी मुझे लगता है 3-3.5 हजार बुक बिकी है अभी तक। जी जी। अब आते हैं पीपुल्स पद्मा में। पीपुल्स पद्मा इज अ कंपाइलेशन। इस पे मैंने बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया है। इस पे मैंने 2024 तक, 1954 से लेकर 2024 तक जिन जिन आदिवासियों को, पूरे देश भर के आदिवासियों को पद्मश्री मिला, उनके नाम, उनको क्यों मिला, उनका विषय, उनकी क्या विशेषता रही, उन्हें और क्या पुरस्कार मिल चुका है, ये सारी चीजों को कंपाइलेशन करके मैंने एकत्रित किया है, और उस बुक का नाम है पीपुल्स पद्मा। बेसिकली दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। जी, बहुत बढ़िया।
और एक आपकी और कृति में देख रहा था, उसका शीर्षक है मेरा माटी मेरा देश। तो हाँ। इसमें आपने मैंने इसकी जो भूमिका पढ़ी उसमें मुझे जो बात समझ में आई वो दर्शकों के सामने रख रहा हूँ कि राज्यानुसार आपने जनजातीय महापुरुषों वीर वीरांगनाओं को आपने इस पुस्तक में स्थान दिया है। तो कृपया आप इस कृति के बारे में भी आप बता दें संक्षेप में। भाई साहब, मैं अपने मित्रों से भी कहता हूं और अपने अभी जो श्रोता है उनको भी कहूंगा कि मेरी माटी मेरा देश तो आदिवासियों को पढ़े, आदिवासी पढ़ें या ना पढ़ें, हर गैर आदिवासी को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए, हमें आदिवासियों से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने पुरखों को किस तरह से संभाल कर उनके व्यक्ति को रखा है, उनके नाम को रखा है और भगवान बना दिया। जैसे भगवान वर्ड मैंने यूज किया, भगवान बिरसा मुंडा, 25 वर्ष की आयु में वह युवा अपने जीवन, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन 25 वर्ष की आयु में उनका जो कार्यकाल रहता है वो मान लीजिए 5, 6 या 7 वर्षों का रहा, लेकिन उनके कृतित्व को आदिवासी समाज ने इतना ज्यादा मान सम्मान प्रदान किया कि आज बिरसा का नाम केवल झारखंड में नहीं, क्या किया, हमने अपने पुरखों को भुला दिया। जी देखिए, ऐसा है कि आपसे मेरा अब जो प्रश्न है, मैंने आपकी कृतियों के विषय में तो आपसे बात की, पर तो चूंकि आपने जनजातीय क्षेत्र को बहुत ही जो है करीब से देखा है, समझा है, उस पर चिंतन किया है, इसलिए अगला प्रश्न जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो सीधा जनजातियों से जुड़ा होगा, या आप आदिवासी शब्द का अनुप्रयोग करते तो आदिवासी। तो देखिए, ऐसा है कि हम जब भी इन क्षेत्रों में जाते हैं, मेरा अपना निजी अनुभव भी रहा है, तो जो लोग भी शहरों से जाते हैं उनकी मानसिकता ये रहती है कि ये लोग पिछड़े हैं, हम लोग ज्यादा जो है जानने वाले हैं, और हम इनको कुछ जो है देने जा रहे हैं, चाहे ज्ञान के रूप में, धन के रूप में, सुविधा के रूप में, इस मानसिकता को लेकर जाते हैं। परंतु मैं जब भी जाता हूँ इनके बीच में, तो मैं ये पाता हूँ कि इनके पास में जितना अच्छा स्वच्छ मन है, जितना अच्छा इनका चिंतन है, जितने ये सरल लोग हैं, ऐसी सरलता, ऐसा स्वच्छ मन और ऐसा सुसंस्कृत समाज अगर पूरा विश्व बन जाए तो विश्व की 80% समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग जो भी जाते हैं शहरों से या दुनिया से जहां पर भी, हम देखते हैं कि जब ट्राइबल्स एरिया में लोग जाते हैं तो इसी मानसिकता से जाते हैं कि साहब ये तो पिछड़े लोग हैं, गंवार हैं, ऐसा ही है, हम इनको सभ्य बनाने जा रहे हैं। तो चूंकि आपका बड़ा अध्ययन रहा है इस पे, तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि जो पिछली 2-3 शताब्दियों से जो नए नए प्रयोग चले हैं, एक तो नक्सलवादी घुसे, दूसरा मिशनरी घुसे, तो इन्होंने इनकी संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित किया है। तो ये क्या आपने देखा झारखंड में या हमारे छत्तीसगढ़ में या जहाँ कहीं भी आपका अध्ययन रहा है कि अभी जो आदिवासी या जो ट्राइबल्स है उनकी संस्कृति किस प्रकार से प्रभाव। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। हेलो, हेलो, आवाज ब्रेक हो गई। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा था, आप सुन पा रहे हैं अभी मुझे? हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका आदिवासी मैं क्लियर हूँ आपका क्वेश्चन। जी जी अभी 8 तारीख को, बीते 8 मार्च को जी सौरभ द्विवेदी जी, ललन टॉप वाले सौरभ जी का जी ने अपने गांव चमारी में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। उसमें कुमार विश्वास की एक स्पीच थी, वो आपने सुनी थी क्या? जी, मैंने तो नहीं सुनी। जी नहीं, मैंने अच्छा, नहीं। उसमें उन्होंने एक प्रसंग का जिक्र किया था, बहुत सुंदर प्रसंग उन्होंने कहा। वो प्रसंग ये था
कि मुंबई के अखबार में एक न्यूज छपी कि मुंबई के बाहर सीमा पे एक तेंदुआ देखा गया। जी अब ये बताइए, मुंबई के बाहर सीमा पर तेंदुआ देखा गया या तेंदुआ के क्षेत्र में हमने जाकर उनकी तस्वीर खींच ली? जी जी सही है भाई साहब, जी आदिवासियों के एरिया में आप जब सूट बूट पहन के जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं या कोई भी, मैं आपके लिए नहीं, मैं स्वयं के लिए या आम जी जी जनता के लिए बात कर मैं रहा हूं, तो वही उनको लगता है हम बहुत सभ्य लोग हैं। जी लेकिन एक्चुअली यदि सभ्यता और संस्कृति यदि सीखनी हो तो आदिवासी क्षेत्र में जाना चाहिए। जी पूरे कोरोना काल में आपको कितने आदिवासियों की मौत हुई? क्यों नहीं हुई? उसका कारण है सबसे बड़ा स्वच्छता। पूरे जी आदिवासी क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, जैसे हमारे बहुत नजदीक में पोटका, डुमरिया, घाटशिला, बैरागोड़ा, चतरा, भाई साहब, एक दो तीन बातें मैं 2-2 मिनट, एक एक 2-2 जी सेकेंड लूंगा। जी लीजिए सफाई, कमाल की सफाई, कहीं आपको रैपर नहीं मिलेंगे, कहीं आपको कचरा नहीं मिलेगा। जी बहुत कम गांव में नालियां मिलेंगी लेकिन सड़कें साफ मिलेंगी। जी उनकी झोपड़ियां होंगी मिट्टी की, लेकिन वो झोपड़ियों में शानदार कलर होंगे, आपको पेंटिंग्स बनी होंगी, डिजाइन्स की हुई होंगी। जी जितने आनंद उन लोग अपने पर्व त्योहार का लेते हैं, उतना आनंद तो हम और आप ले ही नहीं सकते हैं। जी जी जो विरासतों को संभाल कर यदि किसी ने रखा है तो आदिवासियों ने रखा है। जी जी अपने, चाहे वाद्य यंत्र हो, चाहे खान पीन हो, चाहे वस्त्र हो, हमें लगता है वो हमारी मुख्य धारा में नहीं है और उन्हें लगता है कि आप बाहरी हैं। लेकिन मैं कहता हूं, उनको मुख्य धारा में लाने की बजाय उनको उनके स्थान पे रहने दीजिए, उनको उनका सम्मान दीजिए और उनसे सीखिए कि हमें कैसे वो जीवन जीना है। बिल्कुल वही वही मैंने आपसे, आपने जो बात कही वहीं से मैंने बात आरंभ की थी कि हम जितने भी जो शहर के लोग हैं, अर्बन लोग हैं, जब भी जनजाति क्षेत्रों या ट्राइबल्स क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारी मानसिकता यही होती है कि हम उनको कुछ देने जा रहे हैं, यानी बौद्धिक रूप से भी हम यही सोच के जाते हैं कि हम उनको कुछ सिखाएंगे या कुछ हम लेकर जाते हैं तो भी हम ये सोच के जाते हैं कि हम उनको देने जा रहे हैं। पर वास्तविकता ये है कि अगर हम उनसे सीखें तो ज्यादा समाज बेहतर बनेगा। और आपने भी वही बात कही, जो वही बात का आपका भी कहने का अर्थ तात्पर्य वही था। तो हमने अभी देखा कि मित्रों, देखा कि किस प्रकार से हमारे जो है संदीप जी जो है उनका गहन अध्ययन है, चिंतन है, और उन्होंने कहा कि हम जो मैं जिस बात से इत्तेफाक रखता हूं और जो मैंने अपना स्वयं अनुभूत किया है, वही बात जो है आज मुरारका जी ने भी कही कि हम इस मानसिकता से बाहर निकले कि जब भी हम इन ट्राइबल्स एरिया में जाएं तो हम ये सोच के नहीं जाए कि ये पिछड़े हुए हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये गंवार हैं। इस प्रकार की मानसिकता हमसे हम बाहर निकले, हमको उनसे सीखना है, ये मानसिकता हम लेकर जाएं तो हमारा ज्यादा भला होगा। और जो मैंने प्रश्न जो है, अब ये तो हो गई हमारी आदर्शवाद की बात। अभी छत्तीसगढ़ में पिछले, अगर मैं बस्तर का उल्लेख करूं तो इस ट्राइबल्स बेल्ट में हजारों लोग मरे हैं, क्योंकि नक्सलवाद पहुंचा, आंध्र प्रदेश तक भी पहुंचा था और कुछ भाग उड़ीसा का भी इससे प्रभावित रहा है। तो मैं संदीप जी से सीधा सीधा प्रश्न करूंगा कि नक्सलवाद जो फैला, जो आदिवासी बेल्ट में, ट्राइबल्स बेल्ट में, उसको आप किस रूप में देखते हैं और उसके क्या कारण थे और उसका क्या समाधान है आपकी दृष्टि से? एक राजनेता लोग तो अपने उत्तर देते हैं, मैं, आप एक साहित्यकार हैं तो, और आपने समाज को देखा समझा है, तो शायद आप गहराई से समझा पाएंगे कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है और इसको स्थायी समाधान क्या है। आदरणीय मुरारका जी। आपके कोई पुराने घर में आपके दादा परदादा के घर में कोई हवेली बनी हुई हो जी और बहुत बड़ा एरिया हो, 10 एकड़ का एरिया हो, उसमें 1 एकड़ में आपके परदादा ने या पूर्वजों ने एक हवेली बना दी हो, जी और वर्तमान में मैं जाकर, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हो जाऊं, विधायक हो जाऊं, मंत्री हो जाऊं, और मैं जाकर वहां जेसीबी चलाऊं और कहूंगा भाई आधी जमीन मेरी, आधी हवेली मेरी, तो आपको कैसा लगेगा? जी बिल्कुल। तो ये नक्सलवाद जो है ना, ये नक्सलवाद उसी मानसिकता की उपज थी। जब हमने जाकर उनके क्षेत्र में दोहन स्टार्ट किया, पहाड़ों का दोहन स्टार्ट किया, उन पहाड़ों को दूहा
जिनके ऊपर उनके लोक देवता थे, ग्राम देवता थे, और वो ग्राम देवता उनके पूर्वजों ने क्यों स्थापित किए थे पता है? कि ये पहाड़ी सुरक्षित रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम लोग कौन सी पीढ़ी है? हम लोगों के साथ को यदि पत्थर दे दीजिए, हम पत्थर तोड़ लेंगे, बालू नदियों की बालू खा जाएंगे, सोने की खदान यदि हमें मिल जाएगी, हम सोने की खदान खा जाएंगे। हमारे पुरखों ने क्या किया? हमारे पुरखों ने सोने की खदान हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे बालू हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीज हमें सौंपी। लेकिन क्या आज की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सौंपेगी? नहीं सौंपने जा रही है। और ये 1970-80 में जब ये दोहन प्रारंभ हुआ, उसी दोहन का नतीजा था नक्सलवाद, जो मेरी समझ में वर्तमान में लगभग समाप्ति की ओर है। और वर्तमान सरकार इस बात को लेकर बहुत तरीके से कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार का जो फोकस है, वह फोकस बिल्कुल सामंजस्य बैठाने पर है, समन्वय बैठाने पर है, और इस बात पर ज्यादा है कि उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनका सलटारा किया जाए, सुलझाया जाए। तो मुझे लगता है कि अब ये समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। झारखंड से तो समूल नाश हो चुका है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी बची है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब दूसरा एक मेरा प्रश्न था आपसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो मेरा अध्ययन रहा है, प्रामाणिक अध्ययन रहा है, मैं इसमें काफी समय से काम नहीं किया हूँ, पर मेरी कोई पुस्तक वगैरह तो फिलहाल नहीं आई है, पर मेरा अध्ययन रहा है। अभी हो ये रहा है कि आदिवासी समाज या ट्राइबल्स कह लीजिए, जनजाति कह लीजिए, शब्दों में क्या रखा है, शेक्सपियर ने भी इस बात को कहा है, नाम में क्या रखा है। तो अगर हम ये देखें तो समाज में एक जो है, दो भागों में समाज बट रहा है। जो ट्राइबल्स जो है दो भागों में बट रहे हैं। एक वो है जो अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं, परंपराओं को निभा रहे हैं। दूसरे वो जो पिछले 50-100 वर्ष में कन्वर्ट हुए हैं, या अभी पिछले 10-20 वर्ष में किसी कारण से जो है वो मिशनरियों के द्वारा कन्वर्ट किए गए। तो अभी अगर मैं आपके झारखंड की बात करूं तो निशा कुमारी भगत जी हैं, सरना धर्म को मानती हैं, और उसके ऊपर वो काफ़ी स्पीच भी देती हैं कि सरना धर्म जो है सनातन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम ईसाई भी नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने का प्रयास करने का वो ऐसा आंदोलन करती है। सामाजिक आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक प्रश्न तो मेरे इंटरव्यू का विषय नहीं होता, इसलिए मैं राजनीतिक विषय पर बात करूंगा भी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आया है, जो बिखराव आया है, और जो दो भागों में जो जनजातीय समाज, ट्राइबल समाज बटा है, एक वे जो अपनी परंपरा को मान रहे हैं, एक वे जो इन परंपराओं को छोड़कर कन्वर्ट हो गए। तो इनके बीच में जो टकराव हो रहा है, और अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में डिलिस्टिंग की मांग हो रही है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उन्हें ट्राइबल्स ना ही माना जाए, और उन्हें जो है आरक्षण वगैरह की जो सुविधाएं मिलती है वे न दी जाए। इसके ऊपर शायद बहुत जल्दी जो बिल भी आने वाला है छत्तीसगढ़ में। अभी तो उन्होंने एंटी कन्वर्शन बिल लाया है जो पास हो गया है, और अभी भविष्य में वो ये भी लाने वाले। तो मेरा आपसे प्रश्न ये था कि क्या आपने जो देखा है जनजातीय समाज को, उसमें आप क्या पाते हैं कि ये जो टकराव है ये कहाँ तक सही है, जो कन्वर्ट हुए हैं वे और जो अपनी मूल संस्कृति में रह रहे हैं वे? तो इसमें से क्या इसका हल निकल सकता है और इस टकराव को कैसे दूर किया जा सकता है? मेरा प्रश्न जो है आदरणीय मुरारका जी से। अनंत जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आदिवासियों की पॉजिटिव स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज लिखता हूं, और ये बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पर मैं एक भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि बीइंग ए सनातन, बीइंग ए हिंदू, हम लोग उनको सनातन क्यों बोलना चाहते हैं? हम लोग आदिवासियों को सनातन का हिस्सा क्यों बताना चाहते हैं? यदि वे प्रकृति का हिस्सा, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो हम भी तो प्रकृति के पूजक हैं। वे पेड़ों को वे पूजते हैं, ये नदियों को वे पूजा करते हैं, अस्थियों का विसर्जन नदी में वे करते हैं, अग्नि संस्कार वे करते हैं। तो उन्हें सनातन कहने की क्या जरूरत है? अगर वो अपने आप को सरना कहते हैं तो कहने दो ना, बल्कि उनसे सीखो, उनसे प्रकृति की पूजा सीखो। मैं आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हूं, मैं आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हूं कि जो कन्वर्ट हो गए हैं और जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनके बीच में जो चल रहा है विवाद में, मैंने कहा ना, मैं इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है
कि कन्वर्ट क्यों हुए? क्या कभी किसी ने इस बात को गौर किया? आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, आप जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को मद्देनजर रखकर आप कह रहे हैं कि जो कन्वर्ट हो गए हैं और जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आखिर ये ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उन्होंने ईसाइयत को स्वीकार किया और आपको स्वीकार नहीं किया? इसका कारण कभी आपने गौर किया? मैं बताता हूं, अगर खुलकर आपको सुनना है तो सुनिए। जी बताइए। आज आज की तारीख में ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। जी नॉर्थ ईस्ट में बाइबल का 1350 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 3600 बोलियां बोली जाती है, जी जी केवल नॉर्थ ईस्ट में, और जी 1350 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हो चुका है। जी नीश कई भाषाओं में। मैं आप हम लोगों का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। जी आप मुझे बताइए कितनी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हम कर पाए हैं? कितनी जनजाति भाषाओं में हम अनुवाद कर पाए हैं? हमने नहीं कर, हमारी ये कमजोरी रही। हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपए की भागवत होती है। जब हम भागवत कराते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, भंडारे होते हैं। लेकिन आप बताइए मुझे, क्या एक हनुमान चालीसा आप बांटते हो? बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है क्या आप। भगवत गीता, जी जी क्या कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ जी निःशुल्क उपलब्ध है? आज की तारीख में बाइबल के कम से कम 10 ऐसी वेबसाइट मिलेगी जिसमें आप उसमें जाइए और ये कहिए कि मुझे बाइबल का फलानी लैंग्वेज में चाहिए, किंतु मुझे वो लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, इसलिए मुझे रोमन लिपि में फलानी लैंग्वेज में आप दे दीजिए। सपोज आप उड़िया लिपि में पढ़ना चाहते हैं, तो कहिए कि उड़िया भाषा में पढ़ना चाहते हैं कि उड़िया भाषा में रोमन लिपि होनी चाहिए। वो आपको उड़ीसा भाषा में रोमन लिपि में आपको बाइबल दे देंगे। जी वो आपको बांग्ला लिपि में भी बाइबल दे देंगे, और रोमन लिपि में भी बांग्ला दे देंगे, बाइबल दे देंगे, और आपको देवनागरी में भी बांग्ला बाइबल दे देंगे। अब तो 3 ऑप्शन उनके पास है, उनके पास। तो तो मुरारका आप जी बताइए, ने क्वेश्चन मुरारका ये जी ने नहीं है। आपको जी देखिए जी संजय जी आपने एक मेरे को ऐसा प्रश्न पे छेड़ा है। प्रश्न ये नहीं है कि ये क्यों क्या लड़ाई है दोनों की, जो शिफ्ट हो गए हैं उनको आरक्षण से बाहर करना चाहिए या नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। मेरा मेरा तो सबसे एक ही प्रश्न है, वे शिफ्ट क्यों हुए? हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए, हम जो आप जो राष्ट्रवादी प्रश्न का उत्तर दे विचारधारा के रहे हैं लोग आदरणीय, कहते आप हैं। जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और जो प्रश्न आप जिस तरफ मतलब इशारा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक है। मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने आपसे राजनीतिक प्रश्न किया ही नहीं है। आपसे मैं फिर प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो हमारे जो जनजातीय क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, ट्राइबल्स क्षेत्र में जाएंगे, तो विभाजन की एक स्पष्ट रेखा है। वो एक ये स्पष्ट रेखा ये है कि एक तरफ वो लोग हैं, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जो कन्वर्ट नहीं हुए, आज भी अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता को यथावत अब मान के चल रहे हैं। चाहे वो सरना को मानते हो, चाहे हमारे यहाँ गोंड आदिवासी हैं, या हमारे बस्तर में रहने वाले अपनी पुरानी मूल संस्कृति को मान रहे हैं। वही भाषा, वही उनकी संस्कृति, वही उनका खान पान, वही उनके नृत्य, वही उनके वाद्य यंत्र, सब कुछ को यथावत वो स्वीकार करके यथावत जी रहे हैं, आधुनिकता के साथ, थोड़ा उसके साथ में सामंजस्य करके। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए या इनके पूर्वज कन्वर्ट हो गए। तो ये दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा बन रही है जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्र में, इसके कारण सामाजिक, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? सामाजिक दृष्टि से आपने क्या देखा है? मेरा प्रश्न ये था। प्रश्न तो मैं करिए आपको आपसे। मैं मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं ये अखबारी भाषा है। ये पत्रकारों की, ये पत्रकारिता की भाषा है, जो अखबारी भाषा है। एक्चुअली कोई विभाजन नहीं है। देखिए, आज भी रोटी और बेटी का संबंध है। सपोज कीजिए कोई क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है जी और कि एक परिवार ने नहीं अपनाया है, क्या वो आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? जी, अब वो आप वो बताइए। गोत्र मेरा कौन सा मान रहे हैं? जी देखिए, जी मैं बता रहा हूं, जी जी वे रविवार को चर्च भी जा रहे हैं और सरना धर्म को भी मान रहे हैं। वे अपने गोत्र में भी अपना जो आदिवासी गोत्र है उसी गोत्र को लिख रहे हैं। विवाह की जो पद्धति है वो उसी को अपना रहे हैं। लेकिन जो उनको उनके द्वारा सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ लेने के लिए वे क्रिश्चियनिटी को भी अपना रहे हैं। जी
इसलिए आवश्यक यह नहीं है कि इनके बीच के विभाजन को और बढ़ाया जाए। मैं उसे एक लाइन आगे बढ़ के कह रहा हूं, आवश्यक यह है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं और बढ़ाई जाए, जो सुविधाएं उन लोग प्रदान कर रहे हैं, जो लालच उन लोग दे रहे हैं। जो आप केवल क्रिश्चियनिटी की बात क्यों करें, हम और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अभी दुमका क्षेत्र में तो एक नई समस्या आई है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय की युवतियों से मुस्लिम युवक, बांग्लादेशी युवक विवाह कर रहे हैं। उस पर क्या कीजिएगा? जी जी, तो समस्या तो इन सबको रोकने का एक ही तरीका है, आपको और अपनत्व बढ़ाना होगा। तो उनको सनातन बोलना बंद कीजिए, उनके धर्म को समझिए, उनको अपनाइए, उनके नजदीक जाइए। देखिए आज हमारा जो ये कार्यक्रम था, इसका पहला सत्र में भी हमने जैसा देखा, आदरणीय संदीप जी, जिनका गहन गहन चिंतन मनन है ट्राइबल्स एरिया पे, आदिवासियों पर, तो उनका जो इसलिए मैंने उनको ध्यानपूर्वक, आप सबने सुना होगा, मैंने भी ध्यानपूर्वक सुना। बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें बताई जो हम सामान्य तौर पर जो है एक हम लोगों की एक सोच होती है, उससे हटकर उन्होंने हमको बहुत सारी बातें बताई कि जैसे वहां पर जैसे कि एक विभाजन रेखा जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वैसी है नहीं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि उन्होंने पाया कि समाज में वहां पे ऐसा नहीं है कि जो क्रिश्चियन बन गए हैं या जो नहीं बने हैं उनके बीच में कोई बहुत बड़ा मन मुटाव या हिंदू मुसलमान वाली जो है स्थिति आ गई हो, ऐसा नहीं है। अभी भी उनके बीच में जो है वो सौहार्द है, ऐसा उनका कहना है। बेटी और बेटी का संबंध स्थापित है। हाँ, और दूसरा उनका कहना यह है कि ये जो बातें हैं, इनका वो जो है, जैसा कि मुरारका जी का कहना है, उन्होंने ये पाया कि हम बेवजह जो है, जो हमारी जो मूल विचारधारा है, जो मुख्य धारा के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, ये सनातनी है। तो अगर वे नहीं कहलाना चाहते या वो अपने आप को सनातन का हिस्सा नहीं मानना चाहते, तो हमको इसके ऊपर विशेष जोर नहीं देना चाहिए। उनकी अपनी पहचान है, वे अपनी पहचान के साथ ही अगर गर्व करके रहना चाहते हैं तो उनको रहने दिया जाए। ऐसा जो है हम इस जो है कंक्लूजन पे, इस नतीजे पे पहुंचते हैं, जो आज हमने बहुत सारी जो है ऐसी बातें हमने आज जानी, जो ट्राइबल्स एरिया के बारे में, जो हम शायद पहले नहीं जानते थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो 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 नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, जहाँ पर कितनी भाषाओं में बाइबल्स उपलब्ध है, ठीक है, बाइबल आज को अगर वहां पर है तो उसका होने का कारण क्या है? आज अगर वहां पर क्रिश्चियनिटी पहुंची है तो क्यों पहुंची है? क्योंकि हम हमेशा एक ही पक्ष देखते हैं, हम हमेशा एक नकारात्मक पक्ष ही देखते हैं। आज उन्होंने हमें उसका दूसरा पक्ष भी बताया कि आखिर ये एरिया में उन्होंने जो शिक्षा के कारण, या कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी के कारण, जो है बहुत सारे जो है हमारे जो ट्राइबल्स के लोग हैं वो ईसाई बने, क्रिश्चियन बने। केवल ऐसा नहीं है कि केवल उनको प्रलोभन ही दिया गया था इसलिए वो ईसाई बने। बहुत सारे कारण हैं जो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, सामाजिक ताने बाने बहुत ही बारीक होते हैं। और मैं जहाँ पर पूरी रूप से सहमत है, बहुत सारे ऐसे वैचारिक मुद्दे हैं जिनमें मैं शायद मुरारका जी से सहमत नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आज एक विषय पर हम दोनों बहुत अच्छे से सहमत हैं, जिसमें वे भी, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि वे मेरे से सहमत होंगे, कि हम ये मानसिकता से ऊपर उठें कि जब भी हम जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं, ट्राइबल्स एरिया में जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, तो हम ये ना सोचें कि हमें कुछ देना है, या हम उनसे अपर हैं, हम उनसे ऊपर हैं, या हम उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं और वे हमसे पिछड़े हुए लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। ऐसी मानसिकता लेकर कृपया ना जाएं। वे हमसे अधिक सभ्य हैं, अधिक सुशिक्षित हैं और अधिक अपनी परंपराओं को लेकर चलने वाले लोग हैं, और उनसे बल्कि हम सीख सकते हैं। और उनकी जो स्वच्छता है, उनकी जो मन में जो 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 जिसको कहते हैं, जब भी आप उनसे मिलेंगे, हंसता हुआ चेहरा उनका, वो उनके आपको दिखाएगा। गुस्सा तो उनको आता ही नहीं है। अगर आप किसी भी ट्राइबल्स एरिया में जाएंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनसे मिलो तो हमेशा हंसते ही मिलते हैं, शायद उन लोगों को गुस्सा करना आता ही नहीं है, बड़े सरल लोग हैं। तो आप वैसा ही अगर सब लोग बन जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सारा संसार वैसा बन जाए, तो निश्चित ही बहुत ही संसार को भी लाभ होगा। और जो आज हमने उनके अध्ययन से पाया, वो अब हमने देखा। अब अभी मेरा जो कार्यक्रम होता है, उसका जो दूसरा सत्र होता है, उसमें मैं उन प्रश्नों को लेता हूँ जो प्रश्न जो है या तो फेसबुक के माध्यम से जो है हमारे दर्शक पूछते हैं। मैं फेसबुक में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तब तक मैं चाहूंगा कि आज हमारे जो अतिथि उपस्थित हैं, 10 अतिथि उपस्थित हैं, इन 10 अतिथियों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा। रीना सिन्हा जी हैं, अंजू जी हैं,
और डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी हैं, सुनील खंडेलवाल जी हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दूसरा सत्र मित्रों आपका है। अभी मुझे जो प्रश्न समझ में आए या मुझे जो ऐसा लगा कि ये प्रश्न जो है मुरारका जी से पूछना अनिवार्य है, पूछना ही चाहिए, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र पर उनका गहन चिंतन अध्ययन है, तो वो मैंने प्रश्न अपने हिसाब से पूछे। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जो है एक एक करके प्रश्न जो है अपने आदरणीय मुरारका जी के समक्ष रखिए और मुरारका जी उसका आपको प्रति उत्तर देंगे। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, एक एक करके आप पूछते जाइए। आदरणीय पुष्पा जी, रीना जी, अंजू जी, जो भी आप प्रश्न करना चाहें जरूर करिए। आप लोग म्यूट अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप प्रश्न रखिए उनके सामने। सागर जी, जो भी आप प्रश्न करना चाहें, आप में से जो 10 जो है हमारे बीच में, जो जूम में जो हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप जो है अपने प्रश्न रखिए। शायद कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। मैं पूरा फिर से अनुरोध करूंगा, आप में से आप लोग पढ़िए, आप लोग प्रश्न करिए जो आप लोगों को पूछना है। अभी मैं आप प्रश्न हाँ मेरा नाम प्रेमलता कुमारी है। हाँ जी, मैं पूछिए। जमशेदपुर झारखंड से हूँ। आप लोग पढ़िए, आप लोग हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप हाँ, रखिए। मुझे हाँ, मेरा नाम प्रेमलता पूछिए। कुमारी है। मैं जमशेदपुर हाँ झारखंड जी से हूँ। जी जी सभी को शुभ संध्या। मेरा एक जी जी। सवाल है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कुमार विश्वास के बारे में। कुछ दिन पहले मैं भी यूट्यूब में देख रही थी कि उन्होंने एक बात कही कि लोग लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए, और एक लाइब्रेरी की उद्घाटन हुआ था। तो उसने कहा था कि कुमार विश्वास जी ने कि लाइब्रेरी, जब वो छोटे थे और पढ़ते थे तो लाइब्रेरी की किस कॉर्नर में कहाँ पुस्तक रखी है और कितने कॉलम के बाद रखी है, कैसे रखी है, और एक एक पुस्तक उन्होंने बार बार पढ़ा था कि उनको हर चीज वहां से याद था। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि जब लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है तो मैं चाहूंगा जब पिछले बार आऊं, अगले साल आऊं, तो और अच्छे से इसी से मंच से महिलाएं, पुरुष और लोग जुड़े। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं वो बताइए विस्तार से। कुमार विश्वास की वो जो स्पीच थी, उस स्पीच के एक टुकड़े पर इतना विवाद हुआ ब्रजेश पाठक वाली टिप्पणी पर। यदि हम उस एक अंश को छोड़ दें तो मुझे लगता है कुमार की पूरी स्पीच स्टूडेंट्स के कितने काम किए मुझे नहीं पता, छात्रों छात्राओं मतलब आम बच्चों के लिए कितने काम किए मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेशली हम जैसे लोग जो लिखते पढ़ने वाले लोग अपने आप को कहते हैं, जो हम अपने आप को सो कॉल्ड साहित्यकार लेखक कहते हैं, हम लोगों को कुमार जी को सुनना चाहिए कि उन्होंने कि किताबों को पढ़ना कितना आवश्यक है। यदि एक शब्द लिखना हो ना तो 1000 शब्द पढ़ना चाहिए, और वो कब संभव है? वो संभव है पुस्तकालय से, चाहे वो आपका निजी पुस्तकालय हो, चाहे वो सार्वजनिक पुस्तकालय हो, चाहे वो कोई भी पुस्तकालय हो। कुमार ने कहा कि मुझे ये पता था कि रामधारी दिनकर कहाँ रखे हैं, मैथिली कहाँ रखे हैं, प्रेमचंद कहाँ रखे हैं। देखिए, कुमार के पास अगर आज इतनी योग्यता है, यदि उसके पास इतने शब्द हैं, यदि वो इतना हाजिर जवाब है, तो किसी की भी आलोचना कर देना बहुत आसान है। ये यूं ही नहीं है, वो एक जितने अच्छे वक्ता हैं उससे कहीं 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 ज्यादा वो बहुत अच्छे पाठक हैं। इसलिए मेरा भी ये मानना है, हम सबको लेखक बनने के पहले पाठक बनना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल। क्या बात है। मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ। हमारे साथ जो फेसबुक पे करीब जो है करीब जो है 30-40 जो है लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जिसमें मीनकेत प्रधान जी हैं, रितु नंदन पांडे जी हैं नीदरलैंड से, लैला जी हैं सूरीनाम से जुड़ी हैं आज के कार्यक्रम में, और अनमोल दुबे जी हैं, आशीष गुप्ता जी हैं, गुड्डू अग्रवाल जी हैं, अमित अमित रुमटा जी हैं, पद्मा मिश्रा जी हैं।
इतने नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि एक के बाद एक आते जाते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। अभी आप लोगों के जो प्रश्न है इसमें से मैंने देखा कि किसी ने प्रश्न नहीं किया है, केवल उन्होंने आज का कार्यक्रम के विषय में कहा है कि रोचक चर्चा चल रही है और हम इसका बड़ा आनंद ले रहे हैं। उनका कहने का, जितने लोगों की जो टिप्पणी है उसका अगर मैं एक बार अगर एक रूप में कहना चाहूँ तो सबका कहने का अर्थ यही था। तो अभी मैं फिर से आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ जो जूम में हमसे जुड़े हुए हैं, आपके हमारे अतिथिगण, उनमें से और कोई प्रश्न हो तो अवश्य करिए, नहीं तो मेरे पास एक दो प्रश्न और हैं जो मैं अभी समय अभाव के कारण नहीं कर पाया था मुरारका जी से, तो वो मैं करूंगा। अगर आप लोग के कोई प्रश्न हो तो करिए, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। बताइए। सर मेरा एक और प्रश्न है, जी थोड़ी पूछिए। विस्तार से बरबरी जी के बारे में अगर बताएं तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे लगता है इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत विस्तार से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बर्बरिक का इतिहास, बाबा श्याम का इतिहास झारखंड से जुड़ा हुआ है और इस पर अभी बहुत शोध करने की आवश्यकता है। और बाबा श्याम की जो चर्चा यदि हम लिखित पुस्तकों में देखें, क्योंकि प्रेमलता जी बहुत अच्छी लेखिका भी हैं और जी, बहुत जमशेदपुर से जुड़ी हुई बहुत सूधी पाठिका भी हैं, अच्छा, तो इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि केवल 2 पुस्तकों में बाबा श्याम का जिक्र आता है, एक महाभारत में और एक स्कंद पुराण में। हम लोग पुराणों से बहुत दूर हो चुके हैं, इसलिए चाहे वो बर्बरिक का इतिहास जानना हो या फिर जैसे मान लीजिए आप एक और, रामायण में भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जैसे तारा, बाली की पत्नी तारा। जी, तो जनरली दिमाग में क्या आता है कि भाई तारा की स्टोरी रामायण में मिलेगी या रामचरितमानस में मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। महाभारत रामायण में कई ऐसे पात्र हुए हैं जिनकी स्टोरीज महाभारत और रामायण के इतर 18 पुराणों में भी है। हमें उन पुराणों को पढ़ना आवश्यक है और जब हम पुराणों को पढ़ेंगे तो हमें बर्बरी की नहीं, कई ऐसे और पात्र भी मिलेंगे जिनकी अद्भुत स्टोरियां हैं। मैं यही अनुरोध करूंगा अपने जी, लेखक मित्रों से कि वो धार्मिक दृष्टिकोण से ना सही, शोध के दृष्टिकोण से और एक पाठक के दृष्टिकोण से इनको पढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल आज सर, का मैं और समय, रही बात प्रेमलता जी की अभी समय बात का की, अभाव तो है। प्रेमलता जी मैं व्यक्तिगत तौर पर जी, आपको ये पुस्तक भेजूंगा जिसमें बहुत डिटेल्स है, आप इसको जरूर क्या गो बात थ्रू होइएगा। क्या बिल्कुल बात सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी तो पढ़ती हूँ इसीलिए इतना जी, सवाल आ रहे हैं और मैं सुनती भी हूँ। चलिए बहुत थैंक यू। अच्छा लगा मैडम आपने सवाल किए। और अब चूंकि अब समय समाप्त हो रहा है तो अंतिम में एक प्रश्न जो है मेरा जो छूट रहा था, चूंकि आप लोगों में से सिर्फ आपने ही प्रश्न किए और किसी ने कोई प्रश्न किया नहीं, तो समाप्त हो गया प्रश्न उत्तर का जो दूसरा सत्र का था। अंतिम मेरा एक ही प्रश्न था जो मैंने पूछना चाहता था, वो ये था कि अभी गत वर्ष जो है आदरणीय संदीप जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कराया, उनके नेतृत्व में आयोजन हुआ था, ऐसा हम सब जानते हैं। तो उसका क्या अनुभव रहा, संक्षेप में बताएं। यही आज का अंतिम प्रश्न है और इसके बाद